हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के पेपर में आने वाले टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि जो आपका ईवीएस का पेपर होता है वो टोटली डिपेंड होता है आपके एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके ईवीएस में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से बाहर या फिर इससे बाहर यानी एनसीईआरटी से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ईवीएस में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको जो है सीटेट के पेपर में ईवीएस में कोई दिक्कत ना हो। ईवीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो देख लेते हैं सबसे पहले आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। एक जो है सूची दी गई है, कहने का मतलब कि एक जो है कई सारे ऑप्शन के एक दिया गया, इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा। इसमें कुछ जानवरों के नाम या पक्षियों के नाम दिए रहेंगे, उसमें से डिफरेंट जो रहेगा उसको आपको बताना है, ठीक है। तो कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख और मछली ये जो है 4-5 जो है जीव जंतुओं के नाम है, जिसमें से जो डिफरेंट है, इन सभी में जो डिफरेंट है, जो भिन्न है, वो आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या फिर सिलेबस से बाहर के आपके ईवीएस में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत ही इजी। सीटेट में सबसे इजी जो सब्जेक्ट होता है वो आपका ईवीएस ही होता है। अगर आपको इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो बहुत ही आसानी से आप 30 में 30 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख और मछली, इनमें जो डिफरेंट है, जो सबसे भिन्न है, वो बताना है। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख और मछली में कौन भिन्न है, ये बताना है। जैसे आप सभी को पता होगा कि जो कछुआ होता है वो ज़मीन में और पानी में दोनों में चलता है। घड़ियाल जो होता है वो भी ज़मीन और पानी में चल लेता है। कौवा पानी में नहीं रहता है। बतख पानी में भी रह लेती है और जो है ज़मीन पे भी। मछली सिर्फ पानी में रहती है, ज़मीन पर नहीं रह पाती है, ठीक है। लेकिन जो कौवा है, जो सबसे डिफरेंट है, वो ये है कि ये पानी में नहीं रह सकता है, ये सिर्फ ज़मीन पर रह सकता है। बाकी जितने भी जंतु हैं, जो जीव हैं, वो पानी वाले हैं, ठीक है, यानी जलचर हैं। और जो ये कौवा है, ये क्या है, ये जो है स्थल पे रहता है, ठीक है। तो ये कौवा डिफरेंट है बाकी सबसे। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है मछली। तो मछली तो जो है पानी में रहती है, जलचर है। कौवा, घड़ियाल और कछुआ, तो मछली जलचर है, घड़ियाल जलचर है, कछुआ, लेकिन कौवा जो है आपका जलचर नहीं है, यही डिफरेंट है, सबसे भिन्न है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन, बहुत ईजी है, बहुत आराम से देखेंगे तो इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा गूढ़ा भाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र से भी हमेशा सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक से दो क्वेश्चन आपके मानचित्र से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो मानचित्र होता है उसके पढ़ने के लिए कौन कौन से जो कौशल होते हैं वो जो है ज़रूरी होता है एक व्यक्ति के अंदर, ठीक है। हर कोई मानचित्र नहीं पढ़ सकता, मानचित्र पढ़ने का, समझने का तरीका अलग अलग होता है। तो कौन से आवश्यक कौशल शामिल होने चाहिए मानचित्र पढ़ने के लिए, ये बताना है। पहला, उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल। उत्कृष्ट ड्राइंग अगर आपकी अच्छी और पेंटिंग है तो आप क्या मानचित्र पढ़ सकते हैं। दूसरा है कि एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता। तीसरा ऑप्शन है अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता। या फिर चौथा है कि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। बिल्कुल सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अगर आपको मानचित्र के बारे में जानकारी करना है या पढ़ना है या फिर आपको देखना है तो आपको सबसे पहले किसी भी स्थान की समझ होनी चाहिए, वहाँ की दूरी, दिशाओं का सबसे अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि दिशाएं कौन सी सही होती हैं, ठीक है। मानचित्र की जो दिशाएं होती हैं और जो ऐसे नॉर्मल दिशाएं होती हैं उनमें क्या डिफरेंट होता है, कैसे होती हैं, ठीक है, इसका ज्ञान तो जरूर होना चाहिए, ठीक है। जो दिशाएं होती हैं, जैसे यहाँ पे होता है उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण होता है, पूरब इस तरफ होता है, पश्चिम होता है, ये जो दिशाएं होती है मानचित्र में दी गई दिशाएं होती, इनका ज्ञान होना चाहिए। तो स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति के समझने की क्षमता होनी चाहिए, इनका ज्ञान होना चाहिए, तब आप सही तरीके से मानचित्र देख पाएंगे। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कला के कौन से रूप में
प्राकृतिक रंगों जैसे नीला, यहाँ पे नीला होगा, ठीक है, नीला, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के जड़ों, ठीक है, पुष्पों के जड़ों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना पेंटिंग बनाना निहित है। यानी कि सिंपल सा जो क्वेश्चन का मतलब है कि जो प्राकृतिक रंग से, जैसे नीला कलर हो गया, हल्दी से जो है मिश्रित जो पुष्प होते हैं, बहुत सारे पुष्प होते हैं, उनसे कलर मिला के, ठीक है, या पेड़ों की छाल से जो कलर बनाया जाता है, या फिर चावल के जो रंगीन चावल के जो पेस्ट होता है उससे जो रंगीन चित्रकला बनाई जाती है, जो पेंटिंग बनाई जाती है, वो कौन सी पेंटिंग है, ठीक है, कौन सी ऐसी पेंटिंग जिसमें जो है प्राकृतिक रंगों का यूज किया जाता है, चावल का जो पेस्ट होता है उसका यूज किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है। क्या वो मधुमरी चित्र पेंटिंग है, या फिर वर्ली है, कलमकारी है, या फिर फुलकारी है? तो वो कौन है? तो वो है मधुबनी। मधुबनी जो पेंटिंग होती है ये जो है प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है। सबसे पहली बात तो चावल का जो पेस्ट होता है, चावल को पीसकर उससे बनाई जाती है। और मधुबनी कहाँ की है? तो ये बिहार की जो है क्या है, चित्रकला है, वहाँ पे बिहार में पेंटिंग मधुबनी बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। मधुबनी कहाँ से रिलेटेड है? तो ये बिहार से है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो झूम खेती होती है वो कैसी खेती होती है? ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। झूम खेती जो है कैसी होती है? क्या वो जैव खेती होती है, काट और दग्ध खेती होती है? काट और दग्ध का मतलब काट कर या जलाकर जो खेती की जाती है उसको झूम खेती कहते हैं। या फिर कीटनाशक का सीमित उपयोग, जहाँ पे कीटनाशक का सीमित उपयोग किया जाए, क्या वो झूम खेती होती है? या फिर रासायनिक खाद का सीमित उपयोग, क्या जो है रासायनिक खाद का जहाँ पे कम से कम उपयोग किया जाता है, क्या ये झूम खेती है? तो जो झूम खेती होती है या झूम कृषि होती है वो कौन सी होती है? ना तो वो जैव खेती होती है, ना कीटनाशक का सीमित उपयोग होता, ना रासायनिक खाद का सीमित उपयोग, बल्कि क्या होता है, काट और दग्ध खेती होती है। आप सभी को पता होगा, इससे पहले जो हम चैप्टर पढ़ा चुके हैं झूम खेती, उसमें हमने बताया था कि जो झूम खेती होती है वो इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है लोग जाके करते हैं। उनका एक पर्टिकुलर एक ज़मीन नहीं होती कि उसी में हमेशा कर रहे हैं, या उनके बाप दादाओं की जो ज़मीन है उसी में करते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक स्थान पे कुछ साल तक वो खेती करते हैं, जब वो उसमें उर्वरा शक्ति जो है नष्ट हो जाती है तो उसको छोड़ के चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं। तो दूसरी जगह पर जब जाते हैं तो उसमें जो पेड़ पौधे लगे होते हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं, उनको क्या करते हैं, काट के जला देते हैं। जलाने के बाद फिर उसमें जुताई करते हैं, उसके बाद उसमें बीज बोते हैं, तो वो होती है झूम खेती। तो झूम खेती जो होती है वो काट और दग्ध की खेती होती है। काटने के बाद उसमें जो भी खरपतवार होते हैं, जो भी उसमें पेड़ पौधे होते हैं, उनको जला दिया जाता है। उसके बाद जुताई करते हैं, वो भी लकड़ी के बने जो औजार होते हैं उनसे करते हैं, ठीक है। तो झूम खेती कैसी होती है? काट और दग्ध खेती होती है। इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि जो सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जो सिनकोना पेड़ होता है उसके किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए, यानी दवा के काम में आती है। मलेरिया का जो दवा बनता है उसके काम में आता है। क्या जो जड़ है, जड़ का उपयोग किया जाता है, छाल का किया जाता है, पत्ता का, या फिर बीज का? तो आप सभी को पता भी होगा जो सिनकोना पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है उसका यूज मलेरिया के उपचार के लिए, जो दवा बनाने के काम में आता है, उसमें यूज किया जाता है। यानी मलेरिया के लिए जो दवा बनाई जाती है वो सिनकोना पेड़ की छाल की बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेजर्ट ओक एक पेड़ है जो किस देश में पाया जाता है? डेजर्ट ओक एक पेड़ का नाम है, वो कहाँ पे पाया जाता है? क्या ये अबू धाबी में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, राजस्थान में, या फिर भारत में पाया जाता है? तो जो डेजर्ट ओक है कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का जो रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पे ये जो पेड़ है ये पाया जाता है, ठीक है। तो डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कुचिपुड़ी एक लोक नृत्य है, कहाँ, किस राज्य का ये लोक नृत्य है, या फिर इस लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? क्या ये बिहार से है, हरियाणा से है, आंध्र प्रदेश से है, या फिर उत्तर प्रदेश से है? तो कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है कहाँ का है? तो ये है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन आपके हर सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? क्या ये झारखंड से है, उत्तर प्रदेश से है, गुजरात से है, या फिर हिमाचल प्रदेश से है? तो इसका यानी छपेली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह है झारखंड से। इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ नृत्य या फिर जो है चेराओ नृत्य भी कहते हैं, इस नृत्य को एक विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ नृत्य कहा जाता है,
यह कहाँ के लोगों का प्रसिद्ध नृत्य है। कई बार चिराव की जगह चिराव भी रहता है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। ये कहाँ के लोगों का प्रसिद्ध नृत्य है, क्या ये मिजोरम का है, बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है, या फिर है छत्तीसगढ़ का। तो चिराव जो लोक नृत्य है यह कहाँ का है, तो ये है मिजोरम का। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन स्तनधारी जीव है। जो स्तनधारी जीव होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता करते हैं कि ये स्तनधारी जीव हैं। जो अंडे देते हैं क्या वो स्तनधारी होते हैं, या फिर जो अंडे और बच्चे देते हैं वो स्तनधारी होते हैं, या फिर जो बच्चे देते हैं या फिर जो बच्चे व दूध दोनों देते हैं। तो स्तनधारी की जो विशेषता है वो यही है कि जो जीव बच्चे व दूध देते हों, ठीक है, उनके बच्चे हों यानी अंडे ना देते हों, डायरेक्ट बच्चे देते हों, साथ में दूध भी देते हों, तो वो क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि जो जीव बच्चे और दूध दोनों देते हों वो क्या होते हैं, वो स्तनधारी होते हैं। ये इसकी विशेषता है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जानवर स्तनधारी नहीं है। ठीक है, स्तनधारी जानवर भी होते हैं, और तो उसमें बताना कौन सा नहीं है, यानी निगेटिव बताना है। तो गाय आप सभी को पता है बच्चा देती है और साथ में दूध देती है, तो गाय तो स्तनधारी है। भैंस भी स्तनधारी है, बकरी भी है, लेकिन घड़ियाल आपका स्तनधारी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अंडे देता है। ठीक है, यह देती है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, घड़ियाल आपका क्या है, स्तनधारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेल मछली इनमें से किस श्रेणी में आती है। व्हेल मछली जो है ये इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि जो व्हेल मछली है किस श्रेणी में आती है, क्या ये स्तनधारी है, कीट है, सरीसृप है, या फिर ये सभी है। तो व्हेल मछली जो है वो क्या है, स्तनधारी है, क्योंकि ये बच्चे देती है, साथ में दूध भी जो है बच्चों को अपने पिलाती है। तो व्हेल किस श्रेणी में आती है, ये आती है स्तनधारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो कोई सीटेट का पेपर ही शायद नहीं होता कंप्लीट। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, पिछले बार भी ये पूछा गया था कि निम्न समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए, यानी खाना पकाने के कौन कौन तरीके हैं ये बताना। ये आपके एनसीईआरटी में पूरा दिया हुआ है, किस तरीके से पूरा एक जो है चैप्टर ही है इसी खाना पकाने के तरीकों पे। ठीक है, तो ध्यान देना है, खाना पकाने के जो तरीके होते हैं कौन कौन से होते हैं। क्या तलकर, भिगोकर या भूनकर। तो तलकर भूनकर तो खाना पकाया जा सकता है, लेकिन भिगोकर तो कोई खाना पकता नहीं है, ये गलत होगा। दूसरा है सेंक कर, तलकर और भूनकर। तो बिल्कुल सही, सेंक कर भी खाना पकाते हैं आप, तलते भी हैं और साथ में भूनते भी हैं, तो ये ऑप्शन सही है। थर्ड है कि सेंक कर, उबाल कर, बेल कर। तो सेंक कर, उबाल कर तो पकाया जा सकता है, लेकिन बेलने पर तो कोई भोजन पकता नहीं है, आप सभी को पता होगा, ये गलत है। उबाल कर, गूंथ कर, भून कर। उबाल कर तो पकाया जा सकता है, भून कर पकाया जा सकता है, लेकिन गूंथ कर तो कोई भी भोजन पकाया नहीं जा सकता, तो ये गलत है। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, खाना पकाने का जो सही तरीका है वो सेक कर भी पकाया जा सकता है, तल कर और भून कर। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप रेलगाड़ी से अहमदाबाद की यात्रा करते हैं, कई बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आप रेलगाड़ी से अहमदाबाद की यात्रा करते हैं तो दुकानदार स्टेशन पर इनमें से कौन सी चीज़ सबसे अधिक बेचते हुए मिलेंगी। कौन सी ऐसी चीज़ जिसको सबसे अधिक लोग स्टेशन पर बेचते हुए मिलेंगे, कौन सा स्टेशन, अहमदाबाद। ठीक है, छोले भटूरे तथा लस्सी है, पूरी साग तथा ठंडा दूध है, या फिर इडली चटनी तथा बड़ा चटनी है, या फिर ढोकला चटनी वाले नींबू चावल हैं। तो जहाँ जो अहमदाबाद है वहाँ के स्टेशन पर सबसे ज़्यादा जो बेचते हुए मिलते हैं वो है ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे बेचते हुए मिल जाते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये जो भोज्य पदार्थ है, ये भोजन है, ढोकला अधिकतर मात्रा में आपको देखने को मिलेगा अहमदाबाद गुजरात साइड, चटनी नींबू वाले चावल आपको अधिकतर लोग बेचते हुए अहमदाबाद जो स्टेशन है वहाँ पे मिल जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि उत्तपम किस राज्य का पकवान है। पकवान से रिलेटेड पूछे जाते हैं, पूरा एक चैप्टर है पकवान से रिलेटेड, क्वेश्चन पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस राज्यों के कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं जो कि प्रसिद्ध है और आपके एग्जाम में आते हैं, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे जो टॉप 30 हैं उनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि उत्तपम किस राज्य का पकवान है, क्या ये पश्चिम बंगाल का है, केरल का है, तमिलनाडु का है, या फिर है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी का। तो उत्तपम जो प्रसिद्ध है वो कहाँ प्रसिद्ध है, वो प्रसिद्ध है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में उत्तपम बहुत मात्रा में खाया जाता है, लोग खाते हैं, पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। फूलों की घाटी किस राज्य में है, क्या ये यूपी में है यानी उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, केरल में है, या फिर है फोर्थ ऑप्शन कर्नाटक में। तो फूलों की घाटी किसको कहा जाता है, उत्तराखंड को कहा जाता है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, यानी घाटियाँ जो बनी है वहाँ पे फूल अधिक मात्रा में मिल जाते हैं उत्तराखंड में।
नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग पसंद करते हैं। दो तरीके से मछली बनाई जाती है, एक बनाई जाती है नारियल के तेल में जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और दूसरा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है सरसों के तेल में। ठीक है, सरसों के तेल में पकी मछली, दो तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक बनता है नारियल के तेल में पकी मछली कहाँ के लोग खाते हैं, और दूसरा पूछा जाता है सरसों के तेल में पकी जो मछली होती है वो कहाँ के लोग खाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नारियल के तेल में पकी मछली होती है वो कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं, किस राज्य के। क्या वो पश्चिम बंगाल है, गोवा है, तमिलनाडु है, या फिर है उत्तर प्रदेश है। तो नारियल के तेल में जो पकी मछली जहाँ पर ज़्यादा लोग खाते हैं वो है गोवा। अब क्यों खाते हैं इसका एक रीज़न भी है कि जो गोवा है वहाँ पे नारियल के पेड़ अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो नारियल के पेड़ अगर मिलते हैं वहाँ पे तो जाहिर सी बात है नारियल भी मिलता है। नारियल मिलता है तो वहाँ पे लोग नारियल का तेल आसानी से जो है निकाल लेते हैं, या फिर आसानी से कम जो है रेट में मिल जाता है। इस वजह से वहाँ के जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं ज़्यादातर नारियल का तेल यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर जो मछली पकाई जाती है, अब जाहिर सी बात है गोवा है तो वहाँ पे मछली भी बहुत आसानी से मिल जाती है, तो वहाँ पे जो मछली पकाई जाती है वो नारियल के तेल में ही पकाई जाती है। ठीक है, तो गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो मछली मिलती है पकी हुई उसमें वो जो है उसमें नारियल का तेल होता है। और जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे जो मछली पकाई जाती है वो कहाँ से कैसे बनाई जाती है, तो वो सरसों के तेल में पकाई जाती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में मछली जो है पकाई जाती है, वहाँ के लोग सरसों के तेल में पकाई मछली खाते हैं, और गोवा में नारियल के तेल में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है। जो पत्तियों का हरा रंग होता है, जैसे ये पत्तियां हैं, इनका हरा रंग किस वजह से होता है। क्लोरोफिल के कारण होता है, सूरज के प्रकाश से होता है, हवा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप ये क्वेश्चन हमेशा से पढ़ते आए होंगे, पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है, तो ये होता है क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक संकेतक हैं। जो ईवीएस वर्ग होता है, ठीक है, उसमें बच्चों के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो किस बात के संकेतक होते हैं। बच्चों को क्या नहीं पता है, यानी ईवीएस वर्ग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्यों पूछे जाते हैं, किस बात के संकेतक होते हैं कि बच्चों को क्या नहीं पता है इसलिए, या फिर बच्चे क्या जानना चाहते थे, या फिर यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं था, या फिर बच्चे की याद करने की क्षमता। ठीक है, तो जो ईवीएस होता है, ईवीएस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों से इसलिए पूछे जाते हैं कि वो बच्चे क्या जानना चाहते हैं, उनकी रुचि किस सब्जेक्ट में है। ठीक है, कौन से ऐसा चैप्टर है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बच्चे जानना चाहते हैं। तो इस बारे में ये फिर आप कह सकते हैं कि ये एक संकेतक होता है कि बच्चे की इच्छा किस चीज़ में है, किसमें उसका जो है इंटरेस्ट है। तो बच्चे क्या जानना चाहते हैं इस बात के ये क्या होते हैं, संकेतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पौधा फसल को कब पानी की आवश्यकता है यह बताने में सक्षम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पौधा है जो बताता है कि उसको पानी की आवश्यकता कब है, या फिर जहाँ पे वो पौधा लगा होता है वो ये बता देता है कि इस जगह पे पानी की कमी है। ठीक है, पौधे को क्या चाहिए, पानी की आवश्यकता है, पानी देना पड़ेगा। क्या वो खेजड़ी वृक्ष है, क्रोटोन है, बरगद है, या फिर है राजस्थानी ओक। तो ये कौन सा है, ये है क्रोटोन पौधा। अगर आप इसको गमले में लगा देते हैं, ठीक है, तो ये जो है जब इसको पानी की कमी होती है तो ये मुरझा जाता है। ठीक है, तो उसको पानी जब आप देते हैं तो वो फिर से जो है अलग तरीके से हो जाता है। तो ये जो है पहचान होती है कि यहाँ पे इस जगह पे या फिर गमले में पानी की कमी है, या फिर जहाँ पे जिस स्थान में लगा हुआ है इसका मतलब है कि यहाँ पे पानी की कमी है। तो ये कौन सा पौधा है, ये है क्रोटोन पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। पहेली और पजल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका उद्देश्य नहीं है, निगेटिव बताना है कि कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, क्या इसका उद्देश्य नहीं है। या फिर छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, या छात्रों के मन को भ्रमित करना, या फिर छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। तो जो शामिल करने का उद्देश्य नहीं है वो ये है कि छात्रों के मन को भ्रमित करना। ठीक है, जो पजल और पहेली का जो उद्देश्य होता है वो होता है छात्रों में रचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना। ठीक है, ये तो आपका पॉजिटिव है। छात्रों में तर्क क्षमता भी विकसित करना, ये भी उसका उद्देश्य होता है। छात्रों के मन को भ्रमित करना, ये उद्देश्य होता है। ठीक है,
ये उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, भ्रम को भ्रमित करना और उसका जो है आनंद लेने देना। पजल का मतलब ही होता है उसमें थोड़ा सा परेशान करना, भ्रमित करना, लेकिन साथ में उसका आनंद भी लेने देना होता है, ये उसका उद्देश्य होता है। लेकिन छात्रों के मन को भ्रमित करना ही सिर्फ उसका उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा यानी पौधों के द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। क्या वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर जलवाष्प। तो आप सभी को पता है जो पौधे होते हैं वो कौन सी गैस अवशोषित करते हैं, तो वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन हमें देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है एडॉप्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं, और ऑक्सीजन हमें बदले में देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वो अवशोषित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजीकरण की पहली पाठशाला, कई बार यहाँ पे प्रथम पाठशाला दिया होता है, तो समाजीकरण की पहली पाठशाला या प्रथम पाठशाला कौन सी होती है। क्या वो धार्मिक केंद्र होता है यानी मंदिर मस्जिद होते हैं, या फिर विद्यालय होता है, या फिर सांस्कृतिक केंद्र होते हैं, या फिर आपका क्या होता है, परिवार होता है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा समाजीकरण, जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तो आपको हमने डिस्कस भी किया था, बताया भी था कि समाजीकरण की जो पहली पाठशाला होती, जो प्रथम पाठशाला होती, वो क्या होता है, आपका परिवार होता है। बच्चा सबसे पहले जो भी चीज़ें सीखता है वो अपने परिवार से, अपने माता पिता के द्वारा ही सीखता है, उसके बाद वो बाहर के लोगों से सीखता है। तो समाजीकरण की जो पहली पाठशाला होती वो क्या होती है, वो होती है परिवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की जो न्यूनतम आयु होती है वो कानूनी रूप से कितनी होनी चाहिए। लड़कियों में और लड़कों में जो विवाह करने की जो न्यूनतम आयु होती है, कम से कम जो आयु होती है वो कितनी होती है। क्या 16 वर्ष 18 वर्ष, यानी कि लड़कियों की एज 16 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष होनी चाहिए, या है, तो ये तो है नहीं, आप सभी को पता है। दूसरा है कि 18 वर्ष 21, 18 का मतलब कि लड़कियां 18 की हों और लड़के कितने के, 21 के हों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन सही है। सेकंड सही है कि भारत में जो लड़कियों और लड़कों के जो विवाह की न्यूनतम आयु होती है कानूनी रूप से जो मानी गई है, वो मानी गई 18 वर्ष लड़की की होनी चाहिए, 21 वर्ष लड़के की होनी चाहिए। अगर कोई किसी लड़की की एज 18 हो गई है और लड़के की 21 है तो वो विवाह के योग्य है, वो विवाह कर सकता है। ठीक है, वो नाबालिग नहीं माना जाएगा, ये बालिग होने का एज है कानूनी रूप से। ठीक है, कानूनी रूप से जो माना गया है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा पौधा है जिसके पत्तियों का उपयोग सब्जियों के लिए और बीजों का उपयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है। वह कौन सा पौधा है जिसके पत्तियों का उपयोग सब्जियों के लिए और बीजों का उपयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है। क्या वो नारियल है। तो नारियल का जो नारियल होता है, जो फल होता है, उसका तो उपयोग तेल निकालने में किया जाता है, लेकिन पत्तियों का यूज़ तो सब्जियों के लिए होता नहीं है। गोभी की पत्तियां, जो गोभी की पत्ती होती है उसकी सब्जी तो बनाई जा सकती है, लेकिन इसका तेल नहीं निकाला जाता है। सरसों जो होता है, सरसों की पत्तियों की सब्जी भी बनती है, साथ में जो सरसों के बीज होते हैं उसके क्या बनता है, उसका तेल निकाला जा सकता है, निकाला जाता भी है। तो सरसों एक ऐसा जो है, एक कह सकते हैं अनाज है जिसकी पत्तियों की सब्जी बनती है, और सरसों के जो बीज होते हैं जो छोटे छोटे काले काले से होते हैं उसका जो है तेल निकाला जाता है, तेल निकालने में इसका उपयोग कर लेते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, यह वृक्ष कहाँ पाया जाता है। खेजड़ी एक छायादार वृक्ष होता है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, यह वृक्ष कहाँ पे पाया जाता है। क्या ये पर्वतीय स्थानों पे पाया जाता है, मैदानी स्थानों में पाया जाता है, या फिर मरुस्थलीय स्थानों में। तो जो खेजड़ी वृक्ष होता है ये जो है ज़्यादातर अधिकतर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, मरुस्थलीय स्थानों में। मरुस्थलीय स्थानों में ये पेड़ पाया जाता है, और ये छायादार होने की वजह से बच्चे इसके नीचे क्या करते हैं, खेलना भी पसंद करते हैं। जाहिर सी बात है, मरुस्थल जहाँ पे मरुस्थल है वहाँ पे पेड़ होते नहीं हैं, और जहाँ पे पेड़ होते हैं वो खेजड़ी के वृक्ष ज़्यादातर पाए जाते हैं। और बच्चे छायादार होने की वजह से, जो खेजड़ी का वृक्ष होता है ये छायादार होने की वजह से इसके नीचे खेलना भी पसंद करते हैं। तो कहाँ पाया जाता है, मरुस्थलीय स्थानों में, जैसे राजस्थान वगैरह हो गया, वहाँ पे खेजड़ी के वृक्ष देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंथिस एक पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। यह पौधा हमारे देश में कहाँ पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पेंथिस एक पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों, यहाँ तक कि जो मेंढक होते हैं उनको भी खा जाता है, जो छोटे मोटे होते हैं उनको तो खा ही जाता है, चूहे भी जो होते हैं उनको भी वो खा जाता है।
अपने अंदर वो फंसाता है और फिर ये जो है क्या कर जाता है, उसको खा जाता है। तो ये जो पौधा है पेंथिस, ये कहाँ पाया जाता है? क्या ये असम में पाया जाता है, ओडिशा राज्य में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, या फिर मेघालय में? तो ये कहाँ देखने को मिलता है? मेघालय में। मेघालय में ये जो पेड़ होता है, पौधा होता है पेंथिस, ये जो है देखने को मिलता है। इसका एक नाम और है घटपर्डी। इस पौधे को घटपर्डी भी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। अगर घटपर्डी आ जाए तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। घटपर्डी भी इसको कहते हैं क्योंकि इसका जो आकार होता है घड़े के आकार का होता है, ठीक है। इस टाइप का होता है, यहाँ पे स्पेस होता है और थोड़ा सा ढक्कन टाइप का लगा होता है। यहाँ पे जैसे कीड़े मकोड़े बैठते हैं, वो ढक्कन से ढक लेता है पूरा। उसके बाद ये जब जीव यहाँ जाता है, यहाँ पे जो है एक लिक्विड फॉर्म में होता है पदार्थ, उसी में फंस के मर जाता है और खा जाते हैं। जो पौधा होता है वो जीव को खा जाता है। तो घड़े के आकार का होता है पौधा, इसलिए इसका नाम क्या है? घटपर्डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक में नहीं पाया जाता है? जो रेगिस्तानी ओक एक पौधा है उसमें कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना। तो जो रेगिस्तानी ओक होता है उसकी जो प्रमुख विशेषता होती है वो यही होती है कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहराई तक जाती हैं और तब तक जाती रहती हैं जब तक इनको पानी नहीं मिल जाता है जमीन में, ठीक है। तो इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत गहराई तक जाती हैं। दूसरा कि पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना। ये जो जड़ें होती हैं जब पानी इनको मिल जाता है तो वहाँ से पानी एकत्रित कर लेती है, कहाँ पे? पेड़ के तने में, ठीक है। वो अपने तने में पानी इकट्ठा कर लेती हैं। जब रेगिस्तानी ओक के या फिर जहाँ पे जिस एरिया में वहाँ के जो लोग होते हैं जहाँ पे रेगिस्तानी ओक पाया जाता है, जब वहाँ उनको पानी की आवश्यकता होती है तो ये पेड़ के तने से पानी निकाल भी लेते हैं पाइप के द्वारा, ठीक है। तो ये विशेषताएं हैं। पत्तियां बहुत कम होना, ये भी एक जो है वहाँ की विशेषताएं हैं। यानी कि जो रेगिस्तानी ओक होता है उसमें जो है पत्तियां बहुत कम होती हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी पत्तियां होना ये जो है नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। यानी उसमें बहुत सारी पत्तियां नहीं होती बल्कि पत्तियां बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो ये तीन तो इसके जो है एक तरह से विशेषताएं हैं, लेकिन ये निगेटिव है आपका बहुत सारी पत्तियां होना उसमें, ये जबकि ये नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों का समाजीकरण सबसे पहले किसके द्वारा होता है? इससे पहले हम भी बता चुके हैं कि जो समाजीकरण होता है बालकों में सबसे पहले किसके द्वारा होता है? तो वो उसके परिवार के द्वारा होता है और परिवार ही समाजीकरण की प्रथम पाठशाला या पहली पाठशाला होती है, ठीक है। और पहली टीचर जो होती है वो उसकी माँ होती है किसी भी बच्चे की। तो समाजीकरण जो सबसे पहले होता है बालकों का वो किसके द्वारा होता है? तो परिवार के द्वारा होता है। उसके बाद फिर मित्र और ये रिश्तेदार या फिर जो है स्कूल कॉलेज होते हैं, सबसे पहले जो होता है वो परिवार के द्वारा होता है। परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही बच्चा सबसे पहले इस चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ऐसे गांव का नाम जिसका नाम वहां उगने वाले खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा है, उस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवर की बहुत देखभाल करते हैं, वह गांव किस राज्य में है? ठीक है। भारत में ऐसे गांव का नाम जिसका नाम वहां उगने वाले खेजड़ी वृक्ष के कारण हुआ है, ठीक है। खेजड़ी के कारण ही हुआ है, तो वह कौन सा राज्य है? क्या वो उत्तरांचल में है? यानी खेजड़ी वृक्ष जो जहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? उत्तरांचल में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है राजस्थान में, ठीक है। ये जो खेजड़ी का वृक्ष है ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल टॉप 30 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया है कि चीज़ें अगर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं तो ये यहाँ से क्लियर रहें, आप इसको भूलें नहीं, ठीक है। बाकी चैप्टर वाइज जो जितने भी क्लासेस हैं वो आने वाली टाइम में आपको देखने को मिलेंगी। तो उसके लिए अगर आप ईवीएस की तैयारी करना चाहते हैं सीटेट एग्जाम के लिए, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी क्लासेस आपको आप देखने को मिलेंगी, चैप्टर वाइज देखने को मिलेगी, ठीक है। पकवान से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आवाज़ से संबंधित जो भी पूछे जाते हैं, घोंसलों से संबंधित या जो पक्षी के जो घोंसले होते हैं उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको हम कह सकते हैं सदाबहार चैप्टर, कि ऐसे चैप्टर हैं कि जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो उनको हम जरूर डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। तो उसके लिए अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, सीटेट में ईवीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको सारी क्लासेस बेहतर ढंग से देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास हो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।